हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस पर कौन कौन से फैक्टर है इफेक्ट डालते हैं। और आपको पता है बेटा, कुछ भी चेंज करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर को छोड़कर। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किससे अफेक्टेड होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर पड़ता है। बाकी कुछ भी चेंज करो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट equilibrium constant only affected by temperature। सिर्फ और ये सिर्फ किससे अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से। और बेटा आपको एक और चीज बता रहे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय वांट ऑफ इक्वेशन। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो वांट ऑफ इक्वेशन से बताया जाता है। तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय वांट ऑफ इक्वेशन। और ये जो इफेक्ट बताया जाता है किससे बताते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन से। वांट ऑफ इक्वेशन इससे बताते हैं। और देखो वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, देखो ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर का इफेक्ट के इक्विलिब्रियम इक्वल टू होता है ए ई टू द पावर माइनस डेल आर एच अपॉन आर टी। डेल एच अपॉन आर टी बोल सकते हो। यहाँ पे के तो क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। डेल आर एच क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या होता है, टेम्परेचर, जिसको हमेशा किस में लेना होता है, केल्विन में। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम ये किसको बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। K स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ए यहां पे क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। डेल आर एच क्या हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। और हीट ऑफ रिएक्शन ये बेटा दो टाइप की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वाली क्या हो सकती है, नेगेटिव। हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होती है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी होता है टेम्परेचर, जिसको हमें किस में लेना होता है, केल्विन में। अब देखो आगे, ये तो होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म होती है ना ए की फॉर्म में, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ये बेटा इसकी फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म का नाम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पे, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको लॉग फॉर्म में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, एलन। देखो ई फॉर्म होता है ना, तो लॉग की कौन सी फॉर्म लेते हैं, जिसका बेस ई हो, जिसको हम एलन भी बोल देते हैं। एलन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एलन ए प्लस एलन ए टू द पावर माइनस डेल आर एच अपॉन आर टी, ये हो गया। एलन इसका बेस भी क्या होता है, ई, ये होगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एलन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एलन ए। पावर होता है लॉग में, जो भी पावर होता है उसको सोल्व करने का तरीका होता है उसको लॉग से पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे माइनस डेल आर एच अपॉन आर टी और एलन ई, बेस ई पावर ई एलन ई टू द पावर ई इक्वल टू कितना होता है, 1, ये होता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 1। तो इसकी जो एलन फॉर्म होगी वो एलन फॉर्म क्या बन गई, एलन की इक्विलिब्रियम इक्वल टू एलन ए माइनस डेल आर एच अपॉन आर टी, ये एलन फॉर्म हो गई। अब इस एलन फॉर्म को अगर आपको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, एलन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा क्या होगा, 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम, और इधर भी क्या करोगे 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। 2.303 से डिवाइड करोगे तो इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 2.303 आ जाएगा। तो क्या बनेगा लॉग फॉर्म में, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू log a माइनस डेल आर एच अपॉन 2.303 RT। ये बेटा होगी इसकी लॉग फॉर्म।
और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसी फॉर्म से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो क्या होगा, log k इक्विलिब्रियम इक्वल टू log a माइनस डेल आर एच अपॉन 2.303 RT। फिर से बता रहे हैं, हम पढ़ रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बाकी किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर के अलावा अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की, प्रेशर चेंज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इफेक्ट किसका पड़ेगा, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर से ये इफेक्ट किससे बताया जाता है, वॉट ऑफ इक्वेशन। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको मैंने किस में कन्वर्ट करके बताया आपको, एलन फॉर्म, और ये वाली क्या होगी इसकी लॉग फॉर्म। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। एक और पूछा जाता है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। देखो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसको नोट कर लो। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पे चलते हैं, नोट कर लिया, बिठा दे। देखो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आपको बताते हैं। देखिएगा, डिफरेंशियल फॉर्म जैसे अपने पास में आया था ln k इक्विलिब्रियम इक्वल टू ln a माइनस डेल h अपॉन RT। इसके डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ln फॉर्म इसके डिफरेंशियल फॉर्म बनाते हैं। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं dt ln k। ये एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, कांस्टेंट होता है, इसके लिए क्या होगा 0। तो ये क्या होगा d अपॉन डी टी माइनस डेल आर एच अपॉन आर टी। ये आ गया आपके पास। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या बनेगा, d ln k इक्विलिब्रियम अपॉन डी टी डेल एच अपॉन आर। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेता हूं, d अपॉन डी टी 1/t। ये हुआ। या इसको और सॉल्व करके मैं बताता हूं, d ln k इक्विलिब्रियम अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, d अपॉन डी टी टी इनवर्स 1/t है, ऊपर लेके तो क्या होगा t इनवर्स। तो देखो डिफरेंशियल करें dx अपॉन dx पावर n, इसका क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 n x n माइनस 1। ये होगा, सॉल्व कर लो। d ln k इक्विलिब्रियम, ई लगा देता हूं इक्विलिब्रियम अपॉन dt क्या आ गया माइनस, देखो -1 पावर कितनी है -1, तो यहां पे क्या होगा -1 t -1 तो कितना होगा माइनस टी टू द पावर -2। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी आर एच अपॉन आर, और ये क्या बच गया t -2, तो इसको अपन में लिख सकते हैं ना 1/t²। तो ये आ गया आपकी डिफरेंशियल फॉर्म। क्या होगी d ln k इक्विलिब्रियम अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h अपॉन RT²। ये डायरेक्ट याद भी रख लेना बेटा, ये होती है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। कैसी होती है मैंने आपको बताया, डिफरेंशियल फॉर्म। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म आपको बताई d अपॉन dt ln k इक्विलिब्रियम इक्वल टू होता है डेल्टा h अपॉन RT²। इस टाइप से डिफरेंशिएट करके हमने सॉल्व किया इसको। अब एक और पूछा जाता है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर दे रखा हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे किस टाइप से रिलेट करते हैं, और वहां पर कुछ ग्राफ की क्वेश्चन भी बनते हैं जिसको भी हमें पढ़ना है। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। लिखेंगे एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे इसको किस टाइप से रिलेट करते हैं देखिएगा। हम बात करें एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। ये मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर है, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। T2 टेम्परेचर आपने किया तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K2।
अब इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किस टाइप से इसको रिलेट करेंगे, तो हम ये जानते हैं इसकी लॉग फॉर्म से रिलेट करते हैं। हमने ये पढ़ा था log k इक्वल टू होता है log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। T1 टेम्परेचर, इस पे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया K1 है। बेटा क्या कंसीडर किया हमने, T1 टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने कंसीडर कर लिया K1 है। ये मान लेते इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके मैंने T2 कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा K2, तो क्या होगा log K2 क्या होगा log A माइनस 2.303 RT2। मैंने यहां पे ये कर दिया इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। log के अंदर माइनस करते हो तो क्या होगा log K2 माइनस log K1, क्या लिख सकते हो log K2 अपन K1, ये लिखते हैं ना, देखो log K2 माइनस log K1। तो इसको बेटा log में माइनस का मतलब किससे होता है, अपॉन में, तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1। log A माइनस करोगे तो कैंसिल, क्या बनेगा डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 RT2 माइनस डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 RT1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 RT2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचा डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 RT1। कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा कॉमन, डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 R, ये कॉमन हो गया आपका, तो क्या बनेगा आपके पास में log K2 अपॉन K1 डेल्टा आर एच अपॉन 2.303, इसको मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस T2 वाला माइनस में जाएगा ना 1 अपॉन T2। या इसको और आगे सॉल्व करो तो एलसीएम ले लो T1 इंटू T2, एलसीएम आ गया log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 R, एलसीएम लोगे क्या होगा T1 इंटू T2 माइनस T1, ये होगा एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे आप बात कर रखे हो, जनरली बेटा अलग अलग टेम्परेचर देखिए इसकी वैल्यू दी रहती है आपको K1 और K2 के, और आपसे क्या पूछा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। नोट करो इसको एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। उसके बाद में इसके ग्राफ के क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि log K और 1/T के बीच में कैसा ग्राफ आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये सब पढ़ना है बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बढ़ता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। इसको बेटा मैं और अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा जब इसके बाद का न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे ली चैटले प्रिंसिपल, उसके अंदर और डिटेल में ये आएगा। चलो मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ, एक बार ध्यान में रख लेना, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, या यहां से भी आप बता सकते हो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये भी इंक्रीज होगा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ओवरऑल ये टर्म है ये क्या होगी कम होगी, और माइनस वाली टर्म कम होती है तो रिजल्टेंट क्या होगा बढ़ जाएगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो के इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो माइनस माइनस, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच क्या होता है माइनस, माइनस का साइन क्या होगा प्लस, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये प्लस वाला कम होगा, अगर प्लस कम होगा तो रिजल्टेंट है ये वैल्यू भी क्या होगी कम होगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर बेटा बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा। नोट कर लो इसको, फिर इसके ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, मिटा दें, देखो आगे
इसके ग्राफ के क्वेश्चन मैं बताता हूं बेटा आपको। ग्राफ यहां पे जो पूछा जाता है ना, वो ग्राफ पूछा जाता है लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t। इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है, लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t। तो देखो ये अपनी इक्वेशन होती है लॉग फॉर्म में, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू लॉग ए माइनस डेल आर एच अपॉन 2.303 RT 1/t और लॉग के इक्विलिब्रियम, इसमें पूछा जाता है। तो बेटा y इक्वल टू क्या होगा, c माइनस एम एक्स। अगर जनरल दे रखा हो तब ये बताओगे c माइनस एम एक्स, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, इंटरसेप्ट कट करके फिर स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच है, उसका साइन ये माइनस फिक्स नहीं बता सकते। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब तो साइन यही रहेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो मैं सारी कंडीशन लिख देता हूं। इफ पहली कंडीशन, 3 कंडीशन बनती है। इफ चेंज इन हीट इक्वल टू 0, अगर ये वाली वैल्यू 0 होगी इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। हीट ऑफ रिएक्शन ही 0 तो बेटा टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, 1/t और लॉग के इक्विलिब्रियम डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, पहले लाइन आ जाए। दूसरा, इफ हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, यानी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच है, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पहले साइन क्या है, माइनस, डेल्टा एच क्या है, प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस। तो ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू c माइनस एम एक्स। लॉग के इक्विलिब्रियम 1/t, इंटरसेप्ट कट करोगे यहां से, माइनस एम एक्स, एम एक्स का स्ट्रेट लाइन होता है, माइनस एम एक्स किधर जाएगा, डाउनवर्ड। ये इसका क्या होगा, इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, लॉग ए। स्लोप इसका किसके बराबर होगा, माइनस डेल आर एच अपॉन 2.303 R, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको दे रखी हो तो वहां पे देखो, थर्ड, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है डेल आर एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो यहां पे रखोगे आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या आएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू लॉग ए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, डेल आर एच अपॉन 2.303 RT। ये y एक्सेस पे c प्लस, ये कहां पर होगी, x एक्सेस पे। तो ग्राफ कैसा आ रहा है, y इक्वल टू c प्लस एम एक्स आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट तो यहां पर भी आएगा, एम एक्स स्ट्रेट लाइन प्लस एम एक्स, स्लोप कौन सा, पॉजिटिव, इसका मतलब किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आएगा लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, तो ये ग्राफ हो गया, ये इसका स्लोप। स्लोप किसके बराबर होगा, यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होगा, डेल आर एच अपॉन 2.303 R के इक्वल। बेटा हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/t में। 3 ग्राफ यहां पे पूछे जाते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू 0, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया था कि विच इज करेक्ट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वाले ऑप्शन दे रखे थे। तो एक्सोथर्मिक के लिए कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ओनली एंड ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बाकी किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज है, उस पर कंसंट्रेशन, प्रेशर, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। और इसको बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ होता है इस चैप्टर का, जो बहुत सी जगह अप्लाई होगा, ली चैटरली प्रिंसिपल, जिसके बारे में पढ़ना है, इसको नोट कर लो। बेटा थोड़ा सा उधर से दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अब दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए इसको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस पर सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का।
नेक्स्ट लिखो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज है, उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, और इसके लिए बताया जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेज। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं देखो, और इसको बताने के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया था जिसका नाम होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। लिखेंगे ये किससे इफेक्ट किससे बताया जाता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इससे इफेक्ट बताया जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर। ठीक है, देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल में इन्होंने देखो क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था अगर आप इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ करोगे, अगर उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर आपका जो भी ये डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। फिर से बोल रहे हैं, आपने किसी के साथ छेड़छाड़ की, सॉरी इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ की, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिधर उस छेड़छाड़ का इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, यानी उसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां पर इस चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। लिखेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल state that if a chemical reaction at equilibrium, if a chemical reaction at equilibrium is subjected to a change in temperature, pressure or concentration, the equilibrium shift to that direction by which the effect of the change is minimized। देखो आपको क्या बताया, ली चैटलियर प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बोला, ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ए केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन बाय विच द इफेक्ट ऑफ द चेंज इज मिनिमाइज्ड। अगर इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन इसमें चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे इस चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, दो कंडीशन बताते हैं, एक तो होता है बेटा देखो फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से फैक्टर है। जैसे मैंने यहां पर लिया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर से मैं स्टार्ट करता हूं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और फॉर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये फैक्टर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, या मैं कैटलिस्ट भी ले सकता हूं, कैटलिस्ट, ये लिए, ये आपने फैक्टर लिए। और इधर आपने लिया इक्विलिब्रियम स्टेज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेज और एक जगह ले लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम स्टेज है, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो भी चेंज होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी चेंज होता है।
प्रेशर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेज पे तो पड़ता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो बाकी का इफेक्ट है वो इस पे नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन का यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इनर्ट गैस का यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट का इफेक्ट है वो दोनों पे ही नहीं पड़ता, ये बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में, बता भी दिया था आपको। इक्विलिब्रियम स्टेज है वो कैटलिस्ट से अनअफेक्टेड होती है। तो ली चैटरले प्रिंसिपल बेटा क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन इसमें चेंज किया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर इस चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं कि टेम्परेचर किस पे इफेक्ट डालेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे भी डालेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डालेगा। बाकी प्रेशर, कंसंट्रेशन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेज पे इफेक्ट डालती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनसे अनअफेक्टेड रहता है। कैटलिस्ट का दोनों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक को पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसमें फर्स्ट लिखेगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता रहे हैं। देखिए कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इफेक्ट बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन का रेशियो होता है, ऐसे मान लिया। ये तो हम जानते हैं ना, सॉलिड इनको नहीं लिखा जाता, ये तो हम बता चुके आपको। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो इक्विलिब्रियम वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम बना दे। अगर प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो किधर जाएगा, रिएक्टेंट की साइड में। अगर आपने रिएक्टेंट को हटाया, जिसकी कंसंट्रेशन कम की उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, या जिसकी कंसंट्रेशन कम की उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या फिर ये बोल सकते हो जिसकी कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। तो ये लिख सकते हैं बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो इक्विलिब्रियम का ऐड किया, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, तो ये इक्विलिब्रियम, ये दोनों का रेशियो मेंटेन कम रहेगा। जब प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब ये किधर शिफ्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको ये बताया बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे देखो बाय एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, बाय एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट को ऐड किया, इसके अमाउंट को बढ़ा दिया, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो रेशियो मेंटेन कब होगा, जब इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ये कह सकते हो बाय रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, बाय रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया आपने, इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो बेटा रेशियो तो तब बनेगा ना जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ये कम किया आपने तो ये इधर शिफ्ट हो, यानी इधर शिफ्ट हो, तो उस कंडीशन में रेशियो मेंटेन रहेगा। तो जिसको भी हटाते हैं उसके डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। तो बाय रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की साइड में शिफ्ट होगा। रिएक्टेंट कौन सी साइड में होता है, बैकवर्ड साइड में। प्रोडक्ट किधर मानते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे बाय रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, बाय रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट
तो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन आपने कम की, तो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी जिधर हटाते हैं उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, या ऐड करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बाय रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बेटा यहां पर ये वाले चेंज करने पर इक्विलिब्रियम स्टेज है उसमें ये चेंज आते हैं, और इसके कारण के इक्विलिब्रियम रिमेन सेम, के इक्विलिब्रियम रिमेन सेम, यानी इसका रेशियो वो सेम बना रहता है। ठीक है, यानी इसकी अमाउंट बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होकर दोनों का रेशियो मेंटेन कर देगा, इसकी बढ़ाई तो इधर शिफ्ट होकर मेंटेन कर देगा, या जिसको भी हटाया उस डायरेक्शन में शिफ्ट होकर दोनों के रेशियो को मेंटेन कर देगा। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन से करवाते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है, CO2 प्लस H2, ये इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव ऑन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑन रिमूवल करता हूं, ऑन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड pH ऑफ सिस्टम सिस्टम इसकी pH इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, ये बताना है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। तो बेटा आपने यहां पे क्या किया, CO2 को रिमूव किया, देखो ये इक्वेशन आपकी है, pH वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे, जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते भी। अगर आपने यहाँ पे CO2 को हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यही तो आना। रिएक्टेंट को हटाओगे तो इक्विलिब्रियम कौन से शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो डिक्रीज, और H प्लस आयन इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पे pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, इसका ये रिलेशन होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, माइनस में है, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो pH है ये क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ, pH विल इंक्रीज। फिर से बता रहे, CO2 और वाटर का ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, जहां पे H प्लस आयन है ये प्रोड्यूस हो रहा है, और pH से वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H प्लस आयन पे, या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। रिलेशन ये होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन इसकी कंसंट्रेशन आपने अगर डिक्रीज कर दी तो pH बढ़ेगी, क्योंकि माइनस लॉग के साथ में इसका रिलेशन होता है। और आपने यहाँ पे CO2 को रिमूव किया है, तो CO2 को रिमूव किया तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन है, वो H प्लस आयन है वो आपकी डिक्रीज हुई, H प्लस आयन डिक्रीज हो गई तो pH इंक्रीज। और क्वेश्चन करवाते हैं, लिख लिया, और देखो देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, PCl5 है, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सारे, PCl5 है, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, और यहां पर दे रखा ऑन एडिशन ऑफ Cl2, ऑन एडिशन ऑफ Cl2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ PCl5 ये बता देते हैं, ऑन एडिशन ऑफ Cl2 डिसोसिएशन ऑफ PCl5 will increase decrease remain same। बताओ Cl2 को ऐड करने पे PCl5 है, इसके डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा हमारे पास में ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन है PCl5 रिवर्सिबल चेंज इन PCl3 प्लस Cl2, डिसोसिएशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। Cl2 को आपने ऐड किया, इसको बढ़ा दिया, इसको ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में चला गया, पीछे की डायरेक्शन, यानी यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ये देखो जुड़कर एक बना, डिसोसिएशन मतलब टूट के मोल नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे Cl2 को ऐड करने पर
Cl2 को अगर आपने ऐड किया, भाई एडिशन ऑफ Cl2 है उसको आपने ऐड किया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब डिसोसिएशन विल डिक्रीज। तो इस कंडीशन में एडिशन करने पर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 है, ये क्या होगा, डिक्रीज। सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पर PCl3 को ऐड कर दिया, और बता देता हूँ मैं, इसी का और पार्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ PCl3, बेटा PCl3 इसको ऐड किया तो प्रोडक्ट साइड में ऐड किया, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर भी PCl5 पे इसका डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, तो इधर भी क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल डिक्रीज। थर्ड, रिमूवल ऑफ Cl2, जैसे मैंने यहां पे ये दे दिया रिमूवल ऑफ Cl2 को अगर रिमूव करना है तो रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो इस कंडीशन में डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीज। अगर बेटा मैंने यहां पर एडिशन ऑफ PCl5 कर दिया, एडिशन ऑफ PCl5 है, इसी को मैंने और ऐड कर दिया, इधर आपका कंटेनर में इक्विलिब्रियम था, मैंने PCl5 और डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में भी डिसोसिएशन इंक्रीज, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीज। अगर सेम यहाँ पर मैंने PCl3 इसको रिमूव कर देता, आपसे ये कहा जाता है कि आपका एक इक्विलिब्रियम है, वहां पे मैंने PCl3 इसको रिमूव किया, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा PCl5 पे इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, तो इस कंडीशन में भी डिसोसिएशन बढ़ जाता है। नोट कर लो इसको और करवाते हैं, समझ में आ रहा है ना। जिधर हटाते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आप रिमूव कर रहे हो, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जा रहा है, और जिधर आपने इंक्रीज कर दी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आगे देखो, देखो व्हेन कैसे लिखो, व्हेन HCl इज एडेड, व्हेन HCl is added into acetic acid solution, in acetic acid solution, its degree of dissociation, will decrease, increase, remain same। ये खुद से करोगे बेटा, आप अपने से ट्राई करो, ट्राई करके बताओ क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कर लिया, देखो ये होता है एसिटिक एसिड, इसको आपने आयनाइज किया, किसमें टूटेगा, एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। अब इसके अंदर आपने क्या किया, एडिशन ऑफ HCl, व्हेन HCl इज एडेड, जब इसमें HCl आपने ऐड किया तो HCl ऐड करने पे किसमें टूटेगा, Cl और H प्लस, यानी यहाँ पे आपने क्या किया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, देखो H प्लस आया HCl से, तो कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन के कारण क्या होगा, कंसंट्रेशन H प्लस की इंक्रीज हुई, इसलिए इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल डिक्रीज। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। नोट कर लो, और क्वेश्चन करवाते हैं, और करवाए, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग कंसंट्रेशन पे। एक और लिखो, देखो क्वेश्चन है, कार्बन सॉलिड यानी ग्रेफाइट है ये, मान लिया
सॉलिड लिखा, CO2 ये हो गया 2CO। इसमें पहले लिख रहा हूं मैं, बाय एडिशन ऑफ CO2 यील्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को ऐड करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया। तो बेटा यहां पर इसको ऐड कर रहे हो आप, CO2 को ऐड कर रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी इसकी यील्ड क्या होगी, इंक्रीज, ये होगी इंक्रीज। ठीक है। सेकंड देखो, बाय एडिशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट या सॉलिड यील्ड ऑफ CO। अब इस पे बताओ CO पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि जब भी रिएक्टेंट साइड में ऐड करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे CO बन रहा है तो इसकी यील्ड बढ़ जाएगी। नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेटा सॉलिड वाली टर्म है उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, इसलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, रिमेन सेम। ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे बताते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, मिटा दे, आगे देखो। सेकंड लिखेंगे ली चैटरले प्रिंसिपल है, इस पे इक्विलिब्रियम स्टेज है, इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर है उसके लिए क्या कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होगी हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होगी लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर करोगे तब इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कह सकते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखिएगा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ। ऐसे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पर अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम होगा। एक्सोथर्मिक के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, एंडोथर्मिक के लिए होती है हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक के लिए होती है लो टेम्परेचर। तो ये लिख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगी, हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सोथर्मिक है उसके लिए क्या होगी, लो टेम्परेचर। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाई टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड लो टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, मिटा दें। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, फिर टेम्परेचर की कंडीशन में आपको बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फेवरेबल कंडीशन है। देखो
जैसे बेटा मैं पहले कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट और यहाँ पर लिखता है डेल्टा एच माइनस एक्स किलो कैलोरी, ये लिख। तो डेल्टा एच के साथ में जो भी लिखा हुआ है नेगेटिव है तब तो क्या होगी एक्जोथर्मिक, और यहाँ पे बेटा ऐसा लिखा होता है रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट और डेल्टा एच इक्वल टू प्लस एक्स किलो कैलोरी या प्लस वाई लिख देता हूँ। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है, डेल्टा एच का प्लस साइन है, इसका मतलब रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। और भी देखो, अगर यहाँ पे देर का रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट और फिर कॉमा लगा के ऐसे एक्स किलो कैलोरी या कैलोरी लिखा है, इसका मतलब भी कॉमा लगा के लिखा हुआ ने, इसका मतलब वो डेल्टा एच को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस एक्स है, इसका मतलब कैसी होगी एक्जोथर्मिक। और यहाँ पे ये दे रखा होता है प्रोडक्ट और प्लस वाई कैलोरी दे रखा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होती है एंडो। ठीक है, कॉमा लगा के आपको दे रखा हो, एक तो ये कंडीशन बनती है। अब देखो, मान लो कि मेरे को एक रिएक्शन दे रखी है, थोड़ा सा अलग और बता देते हैं। मान लो एक रिएक्शन आपको दे रखी है ए प्लस 2 किलो कैलोरी कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, ये मान लिया। तो रिएक्टेंट के साथ में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। तो रिएक्टेंट है, इसका मतलब वो हीट क्या कर रहा है, प्लस है, इसका मतलब रिएक्टेंट हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब अब्जॉर्ब हीट वाला कौन सा होता है एंडोथर्मिक। ऐसे ही अगर रिएक्टेंट के साथ में ये दे रखा होता माइनस 2 किलो कैलोरी, इसका मतलब रिएक्टेंट है, उस कंडीशन में हीट रिलीज हो रही है, कौन सी रिएक्शन होगी एक्जोथर्मिक। यानी रिएक्टेंट के साथ में जो भी साइन होता है ना, प्लस साइन है तब तो एंडो और माइनस साइन है तो एक्जो। लेकिन प्रोडक्ट के साथ में देखो, ये रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट प्लस 8 किलो कैलोरी मान लो ये दे रखा होता, और रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट माइनस 8 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के साथ में हीट बनी है, प्रोडक्ट के साथ में हीट होती है, इसका मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है साथ में हीट निकल रही है, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी आपकी एक्जोथर्मिक, और माइनस इसका मतलब कौन सी होगी एंडोथर्मिक। तो रिएक्टेंट के साथ में जो भी साइन होता है, रिएक्टेंट डेल्टा एच और कोमा के साथ में जो भी साइन होता है हीट का, उसी के अकॉर्डिंग अगर प्लस साइन है तो एंडो और माइनस साइन है तो एक्जो। लेकिन प्रोडक्ट के साथ में अगर प्लस है तब तो क्या होगा एक्जो और माइनस है तो क्या होगा एंडो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और देखो और बताते हैं, तो अगर आपको यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करो, देखो मैं ये आपको पहले तो कैटेगराइज किया कि एंडोथर्मिक कौन सी होती है और एक्जोथर्मिक कौन सी रिएक्शन है। अब किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए Rp माइनस 8 किलो कैलोरी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन गॉज, पहला क्वेश्चन है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान रख लेना, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन गॉज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, कैन नॉट से एनीथिंग, रिमेन सेम। तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो बेटा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, सबसे पहले रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट के साथ में जो भी साइन होता है उसका अपोजिट करते हैं, तो रिएक्शन आपको है एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फेवरेबल कंडीशन आपसे पूछी जाती है तो क्या होती है हाई टेम्परेचर, ये बताना होता है। ठीक है, मान लो कि सेकंड क्वेश्चन है, ये दे रखा है A प्लस बी चेंज इन C प्लस डी माइनस 10 कैलोरी। फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉर द रिएक्शन, बेटा कुछ ऐसे लिखा कि फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर की जाती है, यानी रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में। फेवरेबल कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज, ऑफ दिस रिएक्शन इज
इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कैसी होगी? तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोमा के आगे जो भी लिखा हुआ हो इसका मतलब जो साइन होता है वही कंसिडर किया जाता है। माइनस साइन है इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी आपकी? लो टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये तो बेटा इजी से क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। अब देखो कई बार क्या होता है यहाँ पर हीट इसका साइन नहीं देता, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो मैं क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे पास में PCl5, ये सारे गैसेस हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5। फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म्स में। फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म्स में इसके डिसोसिएशन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है? अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो आपको हीट ऑफ रिएक्शन दे ही नहीं रखी है, ना तो साथ में रिएक्टेंट के साथ में, ना प्रोडक्ट के साथ में, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। तो उस कंडीशन में बेटा डेल्टा Ng से देखेंगे। इस कंडीशन में आप किससे देखोगे? टेम्परेचर नहीं दे रखा हो, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में नहीं दे रखा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप क्या मान रहे हो? वहाँ पर डिसोसिएशन। और यहाँ पर डिसोसिएट कब होता है? डिसोसिएट कोई भी चीज़ टूटेगी कब? जब उसको टेम्परेचर दोगे। इसका मतलब वहाँ पर क्या मानना है? एंडोथर्मिक। और Ng लेस देन 0, तो वहाँ पर क्या मानोगे आप? एसोसिएशन। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंपैरिजन में प्रोडक्ट में गैस के मोल कम है, इसका मतलब वो एसोसिएट हो गया आपस में। और जो भी चीज़ एसोसिएट होती है, आपस में जुड़ती है, तो हीट रिलीज होती है। और रिलीज हीट कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बात करूं 3O2, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डेल्टा N। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है? 3। गैस के मोल बढ़ रहे हैं, गैस के मोल बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डिसोसिएशन। तो कौन सी होनी चाहिए? एंडोथर्मिक। लेकिन ये बेटा ये रियल में कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल है, मैं बता देता हूँ, जो जो काम किए वो लिख देता हूँ मैं। H2 प्लस I2 चेंज इन टू H, सारी गैस है। और ये वाली रिएक्शन होती है ना, ये वाली रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक होती है। N2 प्लस O2 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये ध्यान रख लेना, दिखाई दे रहा है ना? H2 प्लस I2 चेंज इन टू HI, हाँ दिखाई दे रहा है। ये तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और N2 प्लस O2 चेंज इन 2NO, ये कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इनको ध्यान में रख लेना। उसके अलावा बेटा ये वाला कंसेप्ट लगा लेना, इतना नहीं पूछा है तो बस इसके एक्सेप्शन ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आपने देखा PCl5 है, यहाँ पे देखो गैस के मोल कितना है? 1, यहाँ पे कितने? 2। गैस के मोल बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कौन सा? डिसोसिएशन हो रहा है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? हाई टेम्परेचर। इसका पूछा जाता है। या फिर अमोनिया फॉर्मेशन में देखो और क्वेश्चन बता रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन वही सेम है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंज इन 2NH3 गैस। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी? फॉर्मेशन के लिए देखो हाई टेम्परेचर, सेकेंड लो टेम्परेचर, 2 में ही बता दो।
तो बेटा यहाँ पर डेल्टा एस तो दे ही नहीं रखा आपको, और जब भी डेल्टा एस नहीं गिवन होता है तो मोल, गैस के मोल है उसके बेसिस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस के मोल को कंपेयर करो। तो यहाँ पे आपने देखा डेल्टा एन जी समेशन ऑफ क्या होता है एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल है 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 4, कितना होगा -2, यानी डेल्टा एन जी लेस देन 0। इसका मतलब गैस के मोल कम हुए, इसका मतलब एसोसिएशन हुआ है। और जब भी एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन हो रहा है तो रिएक्शन कौन सी मानते हैं हम, एक्जोथर्मिक। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको। और बता देते हैं इसके साथ में और भी इफेक्ट हम जानते हैं, जैसे सब्लिमेशन के लिए टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फ्रीजिंग के लिए क्या होगी, ये सब तो आप जानते भी हैं। चलो मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ इनके बारे में। इसके बाद में यहाँ पे 2 इफेक्ट और है, एक तो प्रेशर का इफेक्ट और दूसरा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इन 2 को और कंसीडर करना है अपने। लिखेंगे जैसे मैंने फेवरेबल कंडीशन बतानी है, फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की टर्म्स में फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैंने बात करूं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो सॉलिड गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब उसको हाई टेम्परेचर दोगे, ये तो हम जानते हैं। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी इसके लिए, हाई टेम्परेचर, ये जानते ही। दूसरा देखो वेपोराइजेशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है ना बेटा ये वाली, हम ये जानते हैं ये प्रोसेस है, ये हमें पता होता है डेल्टा एच क्या होता है इसके लिए पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन की बात करें, वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपर फॉर्मेशन कैसे होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे थर्ड फ्यूजन की बात करूं मैं, फ्यूजन, फ्यूजन होता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो बेटा सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब आप उसको टेम्परेचर दोगे। इट मीन्स इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर। अगर मैं इसका उल्टा करूं, फ्यूजन की जगह मैं लिख दूं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहे हो, तो फ्रीज करते हो तो आप उसको किस में रखते हो, फ्रीज में रखते हो ना। कोई भी लिक्विड आइस बनानी है आपको लिक्विड वाटर से, तो क्या करते हो, फ्रीज में रख दो उसमें। फ्रीज में क्या होगा, आइस बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर। कंडेंसेशन है, वेपोराइजेशन का अपोजिट क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस या वेपर है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, कंडेंस करेगी। कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। यानी बेटा वहाँ पर गैस से जब हीट निकल जाएगी तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो एक्सोथर्मिक के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। एंटी सब्लिमेशन है उसके लिए भी क्या होगी, लो टेम्परेचर। तो ये इफेक्ट था टेम्परेचर का, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नोट करो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड इफेक्ट हम देख रहे हैं प्रेशर का इफेक्ट। देखो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम होता है वो लेसर मोल या लेसर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium is shifted, equilibrium is shifted towards lesser number of mole or lesser volume, towards lesser number of moles or lesser volume।
बेटा आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, कम वॉल्यूम की तरफ या फिर कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब कम वॉल्यूम की तरफ कब शिफ्ट होता है, कम मोल कब देखा जाता है, ये बता रहे हैं। बेटा दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ही सबस्टेंस है, वो उसकी डिफरेंट फेज है। जैसे वाटर है, वो लिक्विड फेज में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, फिर उसकी वेपर हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम सबस्टेंस इन डिफरेंट फेज या डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो ये तो होता है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहां पे फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या पता है, एक ही सबस्टेंस है, उसकी डिफरेंट फेज प्रेजेंट होती है, होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। और यहां पर हम किसको देखते हैं, इक्विलिब्रियम किसकी टर्म में देखते हैं, वॉल्यूम की टर्म में। यहां पर जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, लेसर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम देखिएगा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम डिफरेंट सबस्टेंस आर इन्वॉल्व, और उस कंडीशन में मोल को आपको देखना है, यानी इक्विलिब्रियम किसकी टर्म में देखना है, मोल की टर्म में। तो यहां पर डिफरेंट सबस्टेंस, डिफरेंट सबस्टेंस आर इन्वॉल्व, डिफरेंट सबस्टेंस है वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया। और यहां पर हम किसको देखेंगे, मोल को देखेंगे, किसके टर्म्स में देखेंगे, मोल्स के टर्म में। ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट हमें देखना है, प्रेशर का इफेक्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर वॉल्यूम। एंड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जहां पर डिफरेंट सबस्टेंस है इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर मोल, कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो एग्जांपल से बता रहे हैं आपको, जैसे बेटा मैंने यहां पे ये कहा, एग्जांपल से बता, जैसे PCl5 है, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। अगर मैंने यहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेसर मोल की तरफ शिफ्ट होगा। देखो यहां पे कितने मोल है, 1, यहां पे कितने मोल है, 2। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेसर मोल की तरफ। तो आपने अगर यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज कर दिया तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ। इट मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करने पर PCl5 का इसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है, या इसके डिसोसिएशन को अगर आपको बढ़ाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीजिंग प्रेशर, विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल डिक्रीज, PCl5 पे इसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और बताते हैं, जैसे N2 + 3H2 चेंज इन 2NH3 है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में देखना है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। अमोनिया का फॉर्मेशन करना है और उसके लिए आपको फेवरेबल कंडीशन देखनी है कि कौन सी फेवरेबल कंडीशन है अमोनिया के लिए प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो आपने प्रेशर इधर देखा, आपने कितने मोल है, 4 मोल, इधर कितने मोल है, 2 मोल। तो आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन, हाई प्रेशर। तो यहां पे ये लिख सकते हैं ना, हाई प्रेशर। और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में देखें तो बेटा आपको एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक ऐसे तो नहीं दे रखा, लेकिन आपको क्या बताया था, डेल्टा एन है, उसके बेसिस पे गैस के मोल कम हो रहा है, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसका मतलब एक्सोथर्मिक के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। तो अमोनिया फॉर्मेशन की आपसे पूछी जाए टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, तो कौन सी कंडीशन होगी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्लियर हुआ। और देखिए और बता रहे, जैसे मैंने यहां पे ही बोल दिया फ्यूजन ऑफ सॉलिड, फ्यूजन ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड है, उसका फ्यूजन कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूजन ऑफ सॉलिड। सॉलिड में उसको फ्यूज कर रहा हूं, वाटर नहीं लिया मैंने, ऐसे कोई सॉलिड मान रखा है जनरल। ये मान लिया कि सॉलिड है ए, इसको कन्वर्ट किया मैंने एक्वस या लिक्विड में कन्वर्ट किया।
तो बेटा एक ही सबस्टेंस है, उसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट प्रेजेंट है। सॉलिड है, उसका वॉल्यूम जनरली क्या होता है, लेस वॉल्यूम, और लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, मोर वॉल्यूम। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में किधर शिफ्ट होगा, लेसर वॉल्यूम की तरफ। तो प्रेशर आपने इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम की तरफ। फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्यूजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का फ्यूजन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर में क्या होगा, लो प्रेशर। देखो प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हमने को फ्यूज करना है इसको, यानी सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कैसे होगा, प्रेशर को कम करने पर, यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऐसे वेपोराइजेशन की मैं बात कर लूं, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड इसकी वेपोराइजेशन की अगर बेटा बात करें हम, तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। लिक्विड इसका लेस वॉल्यूम होगा कंपेरेटिव गैस, ये होगा मोर वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज करोगे, एक ही सबस्टेंस है, फिजिकल स्टेट देखोगे आप इसकी, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे लेसर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होगा। तो वेपोराइज करना है तो हमें तो आगे की तरफ जाना है, गैस की तरफ जाना, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम, लो प्रेशर। टेम्परेचर के लिए वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, इतना तो हम जानते हैं कि पानी है बेटा, उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, भाप बनानी है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर दोगे उसको, फ्रिज में तो नहीं रखोगे ना, तो इसका मतलब क्या, हाई टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। क्या एक्सेप्शन आते हैं, या ये भी कह सकते हो अगर आपने यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में होगा, पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया, और ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या यहां पे भी आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो लिक्विड की तरफ चला गया, तो और ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर, प्रेशर को बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो फिर से बता रहे, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, अब आगे ले जाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये याद रखना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। कहां पर देखो, यहां पर एक्सेप्शन बता रहे, मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ क्वार्ट्ज या मेल्टिंग ऑफ कार्बोरेंडम, ये इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट उसके कौन से एक्सेप्शन है, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्यों एक्सेप्शन आती है सब बता रहा हूं बेटा, बहुत डिटेल में बताएंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ कार्बोरेंडम, मेल्टिंग ऑफ क्वार्ट्ज, ये एक्सेप्शन है। जैसे मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मैं मेल्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मैंने मेल्ट कर रहा हूं, इधर आइस और इसे उसका क्या बनाएंगे, लिक्विड, यानी वाटर वो कौन सी फॉर्म में, लिक्विड। यहां पर वाटर है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड। जनरली तो बेटा ऐसा होता है सॉलिड और लिक्विड में किसका वॉल्यूम कम होता है, सॉलिड का कम होता है, लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लेकिन यहां पर आइस में याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया हुआ है, ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम होता है उसके लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है इसके, इसलिए इसके लिक्विड की सरफेस है उस पर आइस है वो फ्लोट करती है, वो डिटेल में बताया। तो यहाँ पे आइस है ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, मोर वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेस वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। फेवरेबल कंडीशन क्या है, मेल्टिंग ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दोनों की कंडीशन देखें। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। बाकी में क्या हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऐसे एक बेटा कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट है, इनमें कन्वर्जन का और बता देता हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, कन्वर्जन ऑफ डायमंड
इनटू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। डायमंड है, इसको कन्वर्ट करना ग्रेफाइट में। देखो थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कौन सा होता है? ग्रेफाइट। बहुत बार बता चुके हैं थर्मोडाइनेमिकली, ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल। और बेटा जब भी थर्मोडाइनेमिकली कोई मोर स्टेबल होता है तो उसके फॉर्मेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी ये वाली प्रोसेस कौन सी है? एक्जोथर्मिक। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर की कंडीशन में लो टेम्परेचर, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसका लेस वॉल्यूम है, इसका मोर वॉल्यूम है, डेंसिटी कम होती है थोड़ी। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी? लो प्रेशर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए क्या? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट क्या कंडीशन है? लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। नेक्स्ट लिखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, मिटा दे इसको। नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करते हैं। देखो फॉर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, लास्ट पॉइंट है बेटा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। फॉर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस का एडिशन। एडिशन कर रहे हैं केस फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी प्रोसेस कैसी होगी आपकी? कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। बेटा सेम टेम्परेचर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो वो गया आइसोथर्मल, और कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो वो क्या होगा? आइसोकोरिक। ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है। तो इस कंडीशन में अगर आपने वहां पर इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया है, यानी रिजिड कंटेनर आपका, ये कह सकते हो ये वाला रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर। तो बेटा यहां पर रिजिड कंटेनर है, इसके अंदर अगर बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसके ऊपर अगर आपने इनर्ट गैस है उसको ऐड किया, जैसे मान लिया कि नियोन का एडिशन किया आपने, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, क्योंकि रिजिड कंटेनर होगा, इसका इस कंडीशन में एक्टिव मास है, एक्टिव मास जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका एक्टिव मास अनअफेक्टेड होता है, एक्टिव मास अनअफेक्टेड है, एक्टिव मास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे टोटल प्रेशर इंक्रीज हो लेकिन एक्टिव मास उस पर कोई फर्क आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपको बेटा बस इतना ध्यान में रख लेना कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसके ऊपर अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो वहां पे इनर्ट गैस को ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। दूसरा है केस सेकंड, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, इस पे बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, यहां पर पिस्टन लाइक कंटेनर लेते हैं ऐसे, ठीक है, वॉल्यूम वो चेंज हो रहा है, तो यहां पे देखो क्या होता है, जैसे मैंने यहां लिखा पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो प्रेशर कांस्टेंट है, आर और टी ये कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इनर्ट गैस को ऐड करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो किधर शिफ्ट होंगे, मोर नंबर ऑफ मोल। तो प्रेशर में तो क्या कर रहे थे, प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल, और यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर जब इनर्ट गैसेस को एडिशन करेंगे विद एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पर मोल ज्यादा हो। चलो मैं इसका एक क्वेश्चन करवा के मैं इसको बाइंड अप करता हूं, ठीक है।
देखो जैसे बेटा मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा, PCl5 चेंज इन PCl3 प्लस Cl2, ये एक इक्विलिब्रियम है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हेन नियोन गैस is added, then equilibrium shifted towards forward direction, backward direction and affected. तो बेटा इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो तो वहां पे कंडीशन आपको देखनी है, कैसी कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी कंडीशन, और यहां पे एक्टिव मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर नो अफेक्ट, नॉट अफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहीं पे मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता, यहां पर लिख रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन इनर्ट गैस नियोन गैस इज एट देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स, किधर शिफ्ट होगा, मोर नंबर ऑफ मोल किधर, यहां पे 2 मोल, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कौन सी डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी आप यहां पे ये कह सकते हो PCl5 पे इसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो ये था बेटा ले चिटरले प्रिंसिपल, और ये था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपके पास में जो भी प्रैक्टिस शीट है उसको सॉल्व करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।